गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेस। देखिए आज हम 12th क्लास की पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। ये 12th क्लास की पहली यूनिट है और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं यहाँ से इस यूनिट से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसके अंदर आपके 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो चैप्टर है वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। जो थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत विभव। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारिता। तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसमें 4 चैप्टर है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है गाउस लॉ, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इन चारों चैप्टर को मिला के जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 7 नंबर के। तो अब देखिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड पे फोकस करवाना चाहता हूं आपसे। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। वो 2 वर्ड कौन कौन से? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्ज और स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो चार्ज का मतलब होता है आवेश और एट रेस्ट का मतलब है स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था मतलब वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो अब देखिए यहां से इन दोनों वर्ड को अगर मैं कंबाइन करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किनका अध्ययन करेंगे? जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहां से हमारे सामने स्थिर वैद्युतिकी की एक परिभाषा निकल के आती है और वो परिभाषा क्या हो जाएगी कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों एवं स्थिर आवेशों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। तो अब देखिए आवेश की 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो स्थिर हो सकता है, तो अगर गतिमान हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए अब हम इनकी इस कंडीशन पे बात करते हैं। एक कंडीशन तो हम स्थिर अवस्था में लेंगे और दूसरी कंडीशन हम लेंगे गतिमान अवस्था में। तो अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर का मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर वेलोसिटी 0 है तभी उस अवस्था को आप क्या बोलोगे? स्थिर अवस्था। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो आप उसको क्या बोलोगे? स्थिर बोलोगे। जैसे एग्जांपल से समझाऊं, कोई बॉडी है वो यहाँ रखी हुई है तो मैंने बोल दिया यहाँ t बराबर 0 सेकंड की बात है और अगर t बराबर 5 सेकंड के पश्चात भी अगर वो यहीं रखी हुई है, इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे? स्थिर। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। क्यों? क्योंकि अगर कुछ वेलोसिटी होती तो t बराबर 0 पर जहां थी वहां से 5 सेकंड में वो कुछ तो मोशन करती, कुछ तो डिस्टेंस कवर करती। तो स्थिर का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ ना बदले अर्थात उसकी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो, तो वो क्या कहलाती है? स्थिर अवस्था कहलाती है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है गति की अवस्था या गतिमान। तो यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर वेलोसिटी जो वेग है वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है। देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो वेग हो सकता है समान और या वेग क्या हो सकता है? असमान।
तो देखिए अगर जीरो है तो उसकी तो कंडीशन होगी क्या, जीरो है तो इसका मतलब वो पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, और अगर वो गति कर रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो उस कंडीशन में वो या तो समान वेग से गति कर सकती है या क्या कर सकती है, असमान वेग से। अगर मैं समान वेग से बात करूं तो जैसे सपोज दैट कि कोई बॉडी t बराबर 0 सेकंड पर यहां पर है, यहां से वो 1 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वो कहां पहुंच गई, 1 मीटर। फिर वो अगली अगर 1 सेकंड में 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर अगली 1 सेकंड में 1 मीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। और अगर मान लो कि पहले सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे में 3 मीटर कर लिया, चौथे सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, असमान है। तो स्थिर में तो आप एक ही केस है कि वेलोसिटी जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो ना हो तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो समान वेग से गति करे या वो क्या करे, असमान वेग से। तो अब देखिए अगर समान वेग से गति करे तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब कुछ सोच रहे हैं कि सर एक्सेलरेशन जीरो क्यों हुआ अगर वेलोसिटी सेम है, तो देखो भाई वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन जीरो इस वजह से हुआ कि त्वरण होता क्या है, त्वरण का बेसिक मीनिंग क्या है, त्वरण का मीनिंग है कि वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा समय, ये किसको बताता है, त्वरण को। तो अब देखो पहला केस देखो कि वेलोसिटी समान है, समान होने का मतलब कि जैसे मान लो कि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है, तो वो कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड से ही गति करेगी। तो मान लो उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, और वो सेम ही वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी अंतिम वेलोसिटी भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूछूं कि इस कंडीशन में आप मुझे त्वरण बताओ, तो त्वरण क्या कहता है, वेग में परिवर्तन, और आपको पता है परिवर्तन आप कैसे निकालते हो, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर पोजीशन की बात करूं तो वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो बताओ अंतिम वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड अपॉन समय, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन त्वरण कितना हो गया, 0। तो अगर कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो उस टाइम उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर वो समान वेग से गति करेगा तो वेग में जो परिवर्तन है वो कितना आएगा, 0, और अगर वेग में परिवर्तन 0 आएगा तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0। अब आप समझ गए होंगे कि अगर असमान वेग है तो त्वरण 0 क्यों नहीं हुआ। असमान का मतलब जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अंतिम वेलोसिटी उसकी 10 मीटर हो गई, तो यहां देखो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो अब देखिए जो आपका स्थिर आवेश है ये एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस क्षेत्र को नाम दिया जाता है विद्युत क्षेत्र। तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि स्थिर आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश हमेशा कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और जो गतिमान आवेश होता है वो भी दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वो दो क्षेत्र कौन से होंगे, एक क्षेत्र तो होगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र कैसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो गतिमान आवेश है वो हमेशा दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक करेगा चुंबकीय क्षेत्र। ये आगे के चैप्टर में समझ में आएंगे कि कैसे ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र की बात तो हम इसी लेक्चर में करेंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र की बात है वो हम 5वें चैप्टर के बाद बात करेंगे कि किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखना स्थिर आवेश हमेशा कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश दोनों ही उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अत्वरित जो ये है, ये क्या हो गया, ये त्वरित आवेश हो गया, और ये त्वरण रहित अत्वरित। तो ये जो त्वरित आवेश है मतलब इसका कुछ त्वरण है, तो जो ये जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ में ये उत्पन्न करता है EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको हिंदी में बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है EMW पर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो त्वरित आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही। क्यों करेगा, क्योंकि वो गतिमान आवेश है। तो मैंने क्या कहा था कि गतिमान आवेश हमेशा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर उसके पास कुछ त्वरण है तो वो साथ में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इतना जो आपको पोर्शन पढ़ाया है, यहाँ से दो क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से
पहला क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बताइए इसका सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कहा कि गतिमान आवेश दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। अब कुछ क्या सोचते हैं कि सर ने यहाँ पर EMW भी लिखा है तो साथ में EMW भी चिपका देते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या पूछा है? क्षेत्र पूछा है। तो EMW विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, अर्थात विद्युत चुंबकीय जो EMW है उनका सोर्स क्या है। तो मुझे बताओ, यहां ये रही देखो EMW, देखो जब वेलोसिटी सेम है, एक्सीलरेशन है नहीं, तो यहाँ पे जो क्षेत्र होगा वो तो केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन से केस में आपको मिल रही है? इस केस में मिल रही है। तो मैं क्या इसका जवाब ऐसे दे सकता हूं कि त्वरित आवेश, त्वरित आवेश या दोलायमान आवेश किसका स्रोत है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है आरबीएससी के कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा? त्वरित आवेश या दोलायमान आवेश। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि दोलायमान आवेश कैसे उत्पन्न करता है। तो आप दोलन का मतलब समझते हो, जैसे सपोज दैट, अब दोलन का मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मतलब दोलन का मतलब आप इसको मतलब मोशन करवाओगे तो यहां तक पहुंच सकता है, यहां तक जा सकता है। तो इस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब जब ये फिर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, और इसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और यहां जाने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फिर ये नीचे की तरफ मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ तो वेलोसिटी क्या है? सेम है, इसका मतलब इस टाइम तो एक्सेलरेशन नहीं है, बट असमान है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो कम होती जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और वो कैसी वेलोसिटी है? वो है असमान वेलोसिटी। तो असमान हो गई तो इसका मतलब जो दोलन है, आपकी जो दोलन गति है वो किसका एग्जाम्पल है? असमान गति का। और असमान गति का मतलब उसके पास क्या है? त्वरण है। इसलिए इसके एग्जाम्पल, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कि त्वरित आवेश या दोलायमान आवेश किसका स्रोत है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है। अब देखिए यहां से हम आवेश की परिभाषा जनरेट करते हैं। वैसे कोई स्पेसिफिक परिभाषा तो आवेश की है नहीं, बट फिर भी हम बनाते हैं कि आवेश क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चार्ज, जिसको हिंदी में बोला जाता है आवेश। तो पहला सवाल तो यही कि आवेश है क्या। तो देखो आपने अभी अभी आवेश की डेफिनेशन, अभी अभी आवेश के बारे में पढ़ा था। तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर आवेश स्थिर है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गतिमान है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो डेफिनेशन आवेश की इस प्रकार दी जाती है कि आवेश किसी मेटर, किसी पदार्थ, किसी द्रव्य का एक आंतरिक गुण है जो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये उस आवेश पे डिपेंड करेगा कि अगर वो स्थिर है तो क्या करेगा? वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर गतिमान है तो वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो आवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई कि आवेश किसी भी पदार्थ या द्रव्य का वह आंतरिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसकी अंतः क्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। तो यह है आवेश की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक क्या हो गया? ऋणावेश। धनावेश पॉजिटिव और ऋणावेश क्या हो गया? नेगेटिव। तो चार्ज के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, पहला धनावेश और दूसरा क्या हो गया? ऋणावेश।
अब देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये चार्ज आया कहां से होगा, कहां से ये जनरेट होता है। तो आपने एटम नाम सुना होगा छोटी क्लासों में, और आपने जाना भी होगा कि जो एटम की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होती है। और अगर आप इसी चैनल पे एटम के बारे में जानना चाहे तो एटॉमिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको एटम के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि एटम क्या है, किस प्रकार जनरेट होता है, कैसे इसकी संरचना होती है। तो बेसिकली मैं बता देता हूं कि जो एटम होता है उसके सेंटर पार्ट को क्या बोलते हो, न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हो। और आपको पता है जो नाभिक होता है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। और जानते हो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, न्यूट्रॉन चार्जलेस, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। और एटम के बाह्य तमकोश में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूं तो जो चार्ज है वो कहां से आया होगा, वो किसी ना किसी एटम से आया होगा। और एटम पे कौन कौन से चार्ज होते हैं, एटम पे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो प्लस चार्ज होता है और एक ऐसा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। तो अब देखिए, और जो एटम का जो प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार, जो न्यूक्लियेट XA, ये किसी भी एटम की संरचना आप इस प्रकार लिख सकते हो कि ZXA। तो देखिए मैं बताता हूं कि ये ZXA क्या है। यहां पे जो Z है उसका मतलब है प्रोटॉन्स की संख्या, X का मतलब है रासायनिक प्रतीक और A का मतलब है द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कैसे पता चला होगा, ये ऐसे पता चला होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने जे थॉमसन का मॉडल छोटी क्लासों में पढ़ा है या मेरे लेक्चर के प्लेलिस्ट में देखा होगा, तो जे थॉमसन ने क्या कहा था कि अगर कोई भी जो एटम होता है वो उदासीन होता है, कैसा होता है, वो उदासीन होता है। तो मुझे बताओ एटम के पास एक तो कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और एक कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो उदासीन होने का मतलब इस पे नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और नेट चार्ज जीरो कब हो सकता है, जब आपके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी तो नेट जीरो होगा। भाई अगर देखो, जब किसी के पास अगर 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम नेगेटिव का। तो अगर 5 प्रोटॉन का अगर मैं चार्ज पूछूं तो आप क्या करोगे, 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, बताओ यही हुआ। और 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ पे साइन के साथ जाएगा नेगेटिव। तो मैं पूछूं कि बताइए टोटल चार्ज कितना होता है। अब न्यूट्रॉन पे तो किसी प्रकार का कोई चार्ज होता नहीं, तो एटम में किसका चार्ज आप कंटेन करोगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का। तो इन दोनों का योग करो, तो देखो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, तो नेट कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक यहाँ पे कभी कभार पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो जो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है वो होता है A-Z। A यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान संख्या, और Z यहाँ क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। तो वो आपको क्या दे देगा, न्यूट्रॉन दे देगा। तो इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 6C12 में बताइए कितने तो प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो मैंने क्या कहा था कि आप इससे कंपेयर कर लो Z एक्सिस से, प्रोटॉनों की संख्या कौन बताता है, Z। तो बताओ यहाँ Z की जगह कितना लिखा हुआ है, 6। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6। और मैंने क्या कहा था, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, 6। द्रव्यमान संख्या, इसके सिर पे जो वैल्यू होती है वो द्रव्यमान संख्या को बताती है, तो कितना लिखा हुआ है, 12 है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 12 है। अब अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन पूछूं तो
क्या था फॉर्मूला a माइनस जेड, ए कितना है 12 है, जेड कितना है 6, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 6। तो अब मुझे बताओ, आप किसी भी एटम की स्ट्रक्चर, किसी भी एटम को देखकर आप उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आराम से बता सकते हो कि उसके जो चरणों में लिखा हुआ है वो तो बताएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इसके जो सिर की जो वैल्यू है वो बताएगी द्रव्यमान संख्या को, और अगर आप इन दोनों का अंतर ले लोगे तो वो किसको बताएगी न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो अब हम बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश की। मेरे हिसाब से इतनी बात आपके आराम से क्लियर हो गई। तो देखिए धनावेश और ऋणावेश की डेफिनेशन हम किस प्रकार देंगे। अब इसकी डेफिनेशन देने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं उदासीन वस्तु की। किसकी बात कर लेता हूं, उदासीन वस्तु की, जिसको बोला जाता है न्यूट्रल। अब देखिए एक सवाल है कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो क्या उसके पास आवेश होगा या उसके पास आवेश नहीं होगा, यानी आवेश इज इक्वल टू 0 और आवेश इज नॉट इक्वल टू 0। किस कंडीशन में, जब वो उदासीन है। तो आप कुछ क्या करते हैं कि उदासीन है इसका मतलब उस पे चार्ज 0 है। भैया ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, आवेश 0 नहीं होता। अगर कोई वस्तु उदासीन है, न्यूट्रल है, उसके बाद भी उस पर आवेश की वैल्यू 0 नहीं होती। आवेश तो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूं ना कुल आवेश, तब आप कह सकते हो कि भैया कुल आवेश 0 है, बट उसमें आवेश है। तो उदासीन का मतलब क्या है, देखो उदासीन वस्तु का जब भी नाम आए ना तो आप ये समझोगे कि जितनी प्लस की वैल्यू है उतनी ही किसकी वैल्यू है, माइनस की। और आप जानते हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास आवेश नहीं है, उसके पास आवेश तो है, बट जितना प्लस में आवेश है उतना ही किसके अंदर आवेश है, माइनस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश की डेफिनेशन बनाते हैं। चलो तो पहले हम सबसे पहले धनावेश की डेफिनेशन बनाते हैं। तो सपोज दैट आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं पूछूं कि बताइए इस बॉडी का कुल चार्ज कितना होगा, क्यू नेट, कुल आवेश कितना होगा। तो मैंने क्या कहा था कि एटम में एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं तो हम न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब रखेंगे नहीं। तो हमें किससे मतलब है, हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस ही होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस ही होता है। और प्लस की वैल्यू मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अब मुझे बताओ अगर टोटल चार्ज पूछे तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एटम में ही ना, तो आप क्या करोगे, योग करोगे 5 प्रोटॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, प्लस ई। तो क्या मैं प्रोटॉन की जगह प्लस ई लिख सकता हूँ, यस और नो, यस। बीच में प्लस का साइन 5, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस ई। तो अब इसको सोल्व करो, 5e और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -5e इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस बॉडी पे जो कुल आवेश है वो कितना है, 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ कुल आवेश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस पे आवेश नहीं है। आवेश तो भैया है ही ना, 5 प्रोटॉन का है और 5 इलेक्ट्रॉन का है, आवेश तो है, बट कुल आवेश कितना है, 0 है। तो इसलिए इस बॉडी को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल बॉडी, या क्या बोलोगे, उदासीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं धनावेश की। सपोज दैट मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूं। मैंने क्या किया कि यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अब मुझे बताओ इसकी नई स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार नहीं बन गई कि इसके पास 5 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन को तो आपने छेड़ा ही नहीं, आपने निकाला किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे 4 ही नहीं आ गया क्या, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो अब कुछ के मन में फिर से सवाल आ रहा है कि सर आपने प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाला, आपकी कोई इलेक्ट्रॉन से दुश्मनी है या इलेक्ट्रॉन से दोस्ती है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को ही रिलीज किया। तो चलो फिर हम पहुंचते हैं एटम के पास, हमारे इस सवाल का जवाब देगा एटम। तो मैंने क्या कहा था कि एटम के बाह्यतम कोश में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसके सेंटर पार्ट में कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों ही रहते हैं। अब मुझे बताओ जो सेंटर पार्ट होता है, जो मतलब एटम का जो सेंटर पार्ट है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं, वहां पे जो प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य एक बल लगता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हिंदी में नाम क्या है, नाभिकीय बल।
और अगर आपको पता हो या ना पता हो, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, यानी इससे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। और अगर इससे स्ट्रॉन्ग अगर कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसके न्यूक्लियॉन्स है, जो सेंटर पार्ट है, क्या उससे प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो पर्पल कोई बल ही नहीं है, यानी यूनिवर्स में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से आप कभी भी प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर पाओगे। इसलिए बचा कौन? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो न्यूट्रॉन को भी तो कैसे रिलीज करोगे? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके मध्य ही काम करता है। तो ना तो भाई प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, ना न्यूट्रॉन रिलीज हो सकता, तो बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है, और कोई इसकी पर्सनल वजह नहीं है कि मैंने इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस बॉडी का टोटल चार्ज बताइए क्यू नेट, तो बताओ कितने प्रोटॉन है? 5 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ प्रोटॉन पे देखो कैसा चार्ज है? प्लस ई, तो 5 प्लस ई, प्लस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? माइनस ई, तो कितना हो गया? 5e माइनस 4e इज इक्वल टू प्लस ई। इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो गई? अब इस आप बॉडी को क्या बोल सकते हो? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या आया है? प्लस ई। तो अब यहां से आप दनावेश की डेफिनेशन दे सकते हो। क्या दे सकते हो? कि दनावेश का मतलब है कि किसी बॉडी में, इसमें बताओ प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। तो मैं ऐसे ये बोल सकता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में कम है। तो दनावेश की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि किसी वस्तु में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो जाए तो ऐसी वस्तु को आप क्या बोलोगे? धनावेशित वस्तु। तो देखो मैंने क्या लिखा कि अगर किसी वस्तु में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। प्रोटॉन कितने हैं? 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? धनावेशित वस्तु। या अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगी वो कैसी वस्तु हो जाएगी? धनावेशित। क्यों? क्योंकि भाई यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसका मतलब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो किया, तब यह बॉडी कैसी हो गई? धनावेशित वस्तु हो गई। तो धनावेश का मतलब है कि अगर प्रोटॉनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो तो वो क्या हो जाएगा? धनावेश। अब देखिए ये फिजिक्स की खासियत है। अब आप ऋणावेश की परिभाषा बिना सोचे भी बोल सकते हो। कैसे? कि प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर धनावेश है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता भाई कि प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अगर किसी वस्तु में हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। फॉर एग्जाम्पल यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो अब इसका उल्टा प्रोसेस करके देखते हैं एक बार। क्या करते हैं? इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर करते हैं, और हम बाहर से क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने प्रोवाइड करवा दिया, इसके अंदर भेज दिया। तो अब मुझे बताओ इसकी नई स्ट्रक्चर क्या हो गई? इसकी नई स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार नहीं हो गई कि 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, पहले तो आपने निकाला था इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए, अब आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 6 हो गए ना। अब मैं पूछूंगी बताइए मुझे इसका टोटल चार्ज बताइए, तो क्यू नेट क्या हो जाएगा? 5 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कैसा चार्ज है? प्लस, तो 5 प्लस ई प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ई, तो यहां से 5e माइनस 6 है, तो क्या आ गया? माइनस ई आ गया। तो इसका मतलब ऋणावेश की परिभाषा क्या हो गई कि अगर किसी वस्तु में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ऋणावेशित। और अगर प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? धनावेशित। तो ये तो था। अब इसका मैं अगर बेसिकली बात करें तो देखिए हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब क्या है, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका मतलब क्या है? अब धनावेशित में आपने क्या कहा था कि प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका मतलब ये वस्तु हमेशा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी। और यहां ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी।
तो जब भी अगर आपके सामने बात आए कि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस वस्तु से आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब क्या है, उस वस्तु को आपने बाहर से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये हो गई धनावेशित और ऋणावेशित की परिभाषा। अब देखिए आपके सिलेबस में दो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है कि कांच की छड़ को अगर आप रेशम के कपड़े से रब करते हो, मतलब रगड़ते हो, तो कांच की छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम के कपड़े पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो अब है ना ये सवाल बनता है कि जब आपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब किया तो कांच की छड़ पे प्लस चार्ज आया और रेशम के कपड़े पे माइनस चार्ज आया। तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है या प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कांच की छड़ से रेशम के कपड़े की तरफ? यही तो है ना, क्योंकि धनावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और ऋणावेशित वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो कांच की छड़ ने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा और रेशम के कपड़े ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तभी तो कांच की छड़ धनावेशित हुई और रेशम का कपड़ा क्या हुआ, ऋणावेशित हुआ। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि सर क्यों भाई ऐसा ही क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे ही क्यों गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े से कांच की छड़ पे चले जाए? तो इसका ना होने का जो कारण है वो है वर्क फंक्शन। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो कार्यफलन। अब आप कहोगे कि ये कार्यफलन क्या होता है, तो ये भी आपको मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स में। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है वो वर्क फंक्शन ही है, तो वहां से जाके आप आराम से इसकी डिटेलिंग देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कार्यफलन का मतलब होता है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। ये बोर्ड में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन क्या होता है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, कार्यफलन। तो अब मुझे बताओ, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब इसका कार्यफलन कम हुआ या ज्यादा हुआ? कार्यफलन कम हुआ या कार्यफलन क्या हुआ, ज्यादा? अरे भाई कार्यफलन अगर कम हुआ तो ऊर्जा का क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर कार्यफलन वर्क फंक्शन अगर कम है तो आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन किस से किस पर गए, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। इसका मतलब कांच की छड़ के लिए जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो कम है। किसके कंपैरिजन में, रेशम के कपड़े के कंपैरिजन में। तो रेशम के कपड़े का वर्क फंक्शन ज्यादा है और कांच की छड़ का वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, वर्क फंक्शन कम हुआ तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ी, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से कांच की छड़ से किसके पास चले गए, रेशम के कपड़े पर, जिसकी वजह से कांच की छड़ पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और रेशम के कपड़े पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। तो इसकी वजह क्या है, वर्क फंक्शन। और एक और दूसरा एग्जांपल यहाँ होता है, वो है कि आप एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की फर यानी बिल्ली की खाल से रगड़ो तो एबोनाइट की छड़ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बिल्ली की खाल पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा था, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, नेगेटिव चार्ज आए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ की तरफ। इसका मतलब बताओ वर्क फंक्शन किसके लिए ज्यादा हुआ, कम। अब जो बिल्ली की खाल है उसके लिए तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कम, और एबोनाइट के लिए वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। कम होगा तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जल्दी रिलीज हो जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, एबोनाइट की छड़ के पास। और यहाँ वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो नहीं पाएगा, इसलिए यह क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि किसके लिए वर्क फंक्शन कम है और किसके लिए ज्यादा। और यहाँ हम सिर्फ दो ही का कंपेरिजन कर रहे हैं, यहाँ हम इन दो का कंपेरिजन नहीं कर रहे। जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को देखते हो तो कांच की छड़ का जो वर्क फंक्शन है
वो रेशम के कंपैरिजन में कम है। उसी प्रकार यहाँ बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ का जो वर्क फंक्शन है, जो बिल्ली का वर्क फंक्शन है बिल्ली की खाल का, वो एबोनाइट की छड़ के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इसलिए बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और कहां पहुंच गए, एबोनाइट की छड़ पे। तो हमेशा ध्यान रखना, धनावेशित वस्तु का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऋणावेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ये था टाइप्स ऑफ चार्ज। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।